Hello and welcome to Shaheen Group of Institutions. I, Fazlur Rahman, welcome you in modern history classes. Today, I'm going to start modern Indian history, chapter number 2. This is beneficial for your CUET UG history examination. And I'm taking the classes for modern Indian history. We have completed chapter number 1 in 4 classes. I have parted it into 3 sections. Section 1, 2, 3, and then in 4th lecture, I have discussed the previous year question papers which came in CUET examination in 22, 23 and 24. Today, I am going to start a new lesson, a new chapter, that is Rebels and the Raj, the revolt of 1857, and in this today's class we will see the pattern of rebellion. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की अब तक 4 क्लासेस हो चुकी हैं और ये 5th क्लास है और इसमें हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, द रेबेल एंड द राज. रेबेल मीन्स बगावत या क्रांतिकारी लोग, और जो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति हुई थी उस क्रांति में क्या पैटर्न था, इसको आज हम इस क्लास में देखेंगे. हमारा टॉपिक डिस्कशन का टॉपिक होगा इस पूरे चैप्टर में जो सारी चीज़ें हैं, इसमें पैटर्न्स ऑफ अपराइजिंग है, फिर अवध इन रिवोल्ट है, और इस लास्ट में व्हाट द रेबल्स वांटेड एंड रेप्रेशन. ये टॉपिक्स हमें डिस्कशन करने हैं और आई विल टेक 3 लेक्चर्स. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द पैटर्न ऑफ अपराइजिंग एंड वी विल डिस्कस हाउ द म्यूटिनीज बिगिन, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीडर्स एंड फॉलोअर्स, rumors and prophecies, and why did people believe in rumors. So starting from here we will talk about the revolt of 1857 and its representations. 1857 की क्रांति एक ऐसा इवेंट था जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की पहली जंग भी कहा जाता है. फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और जिसे एक पहला सशक्त विद्रोह के नाम से जाना जाता है जो 1857 में हुआ. इसकी शुरुआत 10 मई 1857 से होती है. 10 मई 1857 का वो समय था जब मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया. ये वो पहली घड़ी थी जब नेटिव इन्फेंट्री की लाइंस में ये मेरठ में सिपाहीज ने म्यूटनी करना शुरू किया, और धीरे ही धीरे ये बहुत ही तेज़ी के साथ कैवलरी और दूसरे ग्रुप्स में भी फैलनी शुरू हुई. यानी कि जो आर्मी है उसमें अलग अलग जो विंग्स हैं, पहले इन्फेंट्री में और उसके बाद में कैवलरी में. पहले जो पैदल सवारी वाले जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं, फौजी होते हैं, और फिर घुड़सवारी वाले फौजियों के बीच में ये रिवोल्ट होना शुरू हुआ. The ordinary people of the town and surrounding villages joined the sepoys. जब सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू किया तो उनके साथ ही साथ आम लोग, ऑर्डिनरी पीपल, और जो सराउंडिंग विलेजेस के लोग थे वो तमाम के तमाम अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति में हिस्सा लेने लगे. और इस तरह से अलग अलग तरीक़े से जो बेल ऑफ आर्म्स होता है, जिसे स्टोर रूम ऑफ आर्म्स कहते हैं, जहाँ पर हथियार वगैरह प्रोक्योर करके रखा जाता था, इसको सिपाहियों ने कैप्चर करना शुरू कर दिया. जो आर्म्स थे, जो हथियार थे, इसके अलावा एम्यूनेशंस थे, इन तमाम को यहाँ पर बेल ऑफ आर्म्स में रखा जाता था. इसको इन सिपाहियों ने अटैक करके, और जो वाइट पीपल थे उन पर भी अटैक किया. इसके अलावा उनके जो बंगला थे, उनके प्रॉपर्टीज़ थे, इन तमाम को अटैक करके नुकसान पहुँचाना शुरू किया. 1857 का जो रिवोल्ट है ये इस तरह से शुरू हुआ कि पहले इसमें सिपाहियों ने विद्रोह किया और सिपाहियों को देखकर आम जनता, अवाम भी इस रिवोल्ट में, इस क्रांति में भाग लेती है, और इस तरह से इन लोगों ने ब्रिटिशर्स से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों पर अटैक करना शुरू किया. गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो थी इन पर भी अटैक किया गया, और जो रिकॉर्ड ऑफिसेस थे, जेल थे, कोर्ट थे, पोस्ट ऑफिसेस हैं, ट्रेजरी है, इन तमाम जगहों को डिस्ट्रॉय किया गया और प्लंडर किया गया. डिस्ट्रॉय करना का मतलब है कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया, तोड़ फोड़ डाला गया. प्लंडर करना यानी लूट मार कर दिया गया, यानी तमाम लोग घुस की बिल्डिंगों में डॉक्यूमेंट्स फाड़ रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जो चीज़ें मिल रही हैं उसको लेके अपने साथ जा रहे हैं.
टेलीग्राफ लाइन जो दिल्ली को जाती थी उसको भी कट कर दिया गया। दिस वाज हैपेंड इन मेरठ। एज डार्कनेस डिसेंडेड ए ग्रुप ऑफ सिपाहीज रोड ऑफ टुवर्ड्स दिल्ली। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ना शुरू हुआ तो तमाम सिपाही और उनके साथ जो लोग थे वो तमाम के तमाम दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू हो गए। इसके बाद में जो दिल्ली का लाल किला है उसके दरवाजे पर ये तमाम सिपाही पहुंचते हैं बिल्कुल सुबह सुबह 11 मई की सुबह को। ये रिवोल्ट शुरू हुआ 10 मई को और 11 मई की सुबह तमाम पीपल सिपाहियों के साथ ये तमाम लोग दिल्ली के लाल किला पर पहुंच चुके थे। रमज़ान का महीना था और जो कि मुसलमानों के लिए एक पवित्र महीना होता है जिसमें लोग इबादत करते हैं और रोज़ा रखते हैं। जो ओल्ड मुग़ल एम्परर थे, जो सबसे लास्ट मुग़ल एम्पायर के जो सबसे लास्ट चिराग थे, बहादुर शाह, जिन्हें बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से जाना जाता है, एक शायर भी हैं, ये मौजूद थे उस टाइम पे। और उन्होंने अभी फ़ौरन ही प्रेयर्स को जो सुबह में इफ्तार के टाइम पे जो सहरी करते हैं, सुबह के टाइम पे जो सहरी करते हैं मॉर्निंग में, वो वक्त था। और वो जैसे ही सहरी करके बाहर निकले ही थे कि बहादुर शाह ज़फ़र को लोगों ने घेर लिया और इन्होंने सुना कि बाहर आवाज़ पर गेट पर हल्ला हो रहा है और काफ़ी बवाल हो रहा है। द सिपाहीज हु हैड गैदर्ड अंडर हिज विंडो टोल्ड हिम, उसके विंडो के नीचे उसके जो खिड़की थी वहाँ पर काफ़ी सिपाही थे और उन्होंने बहादुर शाह से कहा, वी हैव कम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग ऑल द इंग्लिश मैन देयर। पहला स्टेटमेंट था कि हम मेरठ से आए हैं और हमने तमाम अंग्रेज़ों को मार डाला है। मेरठ में जितने भी अंग्रेज थे सबको मार डाला है। बिकॉज दे आस्क्ड अस टू बाइट बुलेट्स दैट वीर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स विथ आवर टीथ। इन लोगों ने क्या दावा किया कि हमने इसलिए मार दिया है ब्रिटिशर्स को क्योंकि इन लोगों ने हमसे कहा था कि उन बुलेट्स को जो गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कोटेड हैं उनको अपने दांत से खींचना है। दिस हैज़ करप्टेड द फेथ ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स अलाइक। तो इन सिपाहियों ने कहा कि इस गोले को या इस कारतूस को हम लोग जब मुंह से खींचेंगे तो इससे ना सिर्फ हिंदुओं के बल्कि मुसलमानों के जो रिलीजन है, जो फेथ है, जो विश्वास है, वो करप्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्योंकि काऊ इज़ प्रोहिबिटेड इन हिंदूज एंड पिग्स आर प्रोहिबिटेड इन मुस्लिम्स। तो इस तरह से इसकी जो चर्बी है उसको कारतूस के ऊपर लगाया गया था और उसको मुंह से खींचना पड़ता था। इस वजह से लोगों ने विरोध करना शुरू किया। सिपाहियों का एक दूसरा गिरोह जो है वो दिल्ली में दाखिल हो चुका था और जो आम लोग थे दिल्ली के वो भी उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिए थे। यूरोपियंस वेर किल्ड इन लार्ज नंबर्स, द रिच ऑफ दिल्ली वेर अटैक्ड एंड लूटेड। देखो यहाँ पर जो दिल्ली में राइट्स होने शुरू हुए, पहला चीज़ ये हुआ कि यूरोपियंस को भी लूटा, यूरोपियंस को मारा पीटा और उसके बाद में जो दिल्ली में अमीर लोग थे, रिच लोग थे, उन पर भी अटैक किया और उनको भी लूटपाट का शिकार बनाया। तो ये जो क्रांतिकारी लोग थे ये दोनों को अटैक कर रहे थे। ये बहादुर शाह ज़फ़र की फ़ोटो है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में है और ये मुग़ल के लास्ट एम्परर हैं और इनके बाद में मुग़लिया सल्तनत का ख़ात्मा हो जाता है। ये बादशाह होने के साथ साथ शायर भी थे। He was a good poet, a great poet in उर्दू। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 शुरू हुआ 10 मई को, 11 मई को लोग दिल्ली में पहुंचे और दिल्ली में लूटपाट करना शुरू किया। तो इस तरह से दिल्ली जो है ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बाहर चली गई। कुछ जो सिपाही रेड फोर्ट के अंदर घुस चुके थे और इन्होंने कोई भी जो कोर्ट में जाने के, राजा के दरबार में जाने के जो एटिक्यूट्स होते हैं, जो आदाब होते हैं, उसको भी इन्होंने नहीं बरता और इन लोगों ने सीधा एम्परर से कहा कि आप हमें अपनी ब्लेसिंग दो, आप हमें अपना साथ दो, अपना सहयोग दो। सरेंडर्ड बाय द सिपाहीज, बहादुर शाह हैड नो अदर ऑप्शन बट टू कंप्लाई। सारे सिपाहियों ने जब बहादुर शाह ज़फ़र को घेर लिया तो बहादुर शाह ज़फ़र के पास इनके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो इनकी बात मान लेते और इस तरह से द रिवोल्ट एक्वायर्ड ए काइंड ऑफ लेजिटिमेसी बिकॉज इट कुड नाउ बी कैरीड ऑन इन द नेम ऑफ द मुग़ल एम्परर। सिपाहियों का सीधा सा मकसद ये था कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इस लड़ाई में अगर मुग़ल सल्तनत का या मुग़ल का साथ मिल जाता है तो हम ज़्यादा अच्छे से अपने इस क्रांति को आगे तक बढ़ा सकते हैं। तो वही वो लोग चाहते थे और फिर इस तरह से बहादुर शाह ज़फ़र का इसमें सपोर्ट मिल जाता है। थ्रू 12 and 13 में नॉर्थ इंडिया रिमेन्ड क्वाइट। वंस वर्ड स्प्रेड that Delhi had fallen to the rebels and Bahadur Shah had blessed the rebellion, events moved swiftly। 12 और 13 मई को
सारे मामले, पूरी दिल्ली शांत थी। लेकिन जैसे ही ये अल्फाज, ये शब्द दिल्ली से बाहर जाने शुरू हुए कि दिल्ली जो है इसे बागियों ने कब्जा कर लिया है, क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया है, और बहादुर शाह जफ़र ने इन बगावत वालों को, इन क्रांतिकारियों को सहयोग दिया है अपना, तो इस वजह से ये जो इवेंट है ये बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा। कंटेनमेंट आफ्टर कंटेनमेंट इन द गैंगेटिक वैली एंड सम ऑफ द वेस्ट ऑफ द दिल्ली रोज इन म्यूटनी। ये पूरा गंगेस वैली है, गैंगेटिक वैली है, यहाँ पर जितने कैंटोनमेंट थे, जो फौजी छावनियाँ थी, उसमें रिवोल्ट होने शुरू हुए, और इस तरह से पूरी दिल्ली जो है, वेस्ट दिल्ली भी म्यूटनी के अंदर आ गई। तो ये इस तरह से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है वो शुरू हो जाता है। अब पैटर्न ऑफ रिवोल्ट क्या था और किन किन इलाकों में किस तरीके से रिवोल्ट हो रहे थे, ये चीज़ें हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है पैटर्न ऑफ रेबिलियन, जो कि आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे हाउ द म्यूटनीज बिगैन, लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लीडर्स एंड फॉलोवर्स एंड रूमर्स एंड प्रोफेसीज, एंड व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ द म्यूटनीज बिगैन। जो पूरी क्रांति थी 1857 की, जिसे 1857 के बगावत भी कहा जाता है, इसमें सिपाहीज जो थे, यानी सिपाही जो थे, इन्होंने एक्शन लेना शुरू किया विथ ए सिग्नल। कई सारा सिग्नल था इनका, बहुत सारे जगहों पर इन्होंने इवनिंग गन के साथ फायरिंग शुरू किया और कुछ जगहों पर बिगुल बजाना शुरू किया। तो ये इनका साइन था कि कैसे लोगों को इकट्ठा करना है, मोटिवेट करना है। तो पहले इन लोगों ने बेल ऑफ आर्म्स, यानी कि जहाँ पर हथियार रखे जाते थे ब्रिटिशर्स के, उसको सीज किया, और जो ट्रेजरी है, खजाना है, जो ब्रिटिशर्स का खजाना जहाँ पर होता था, इसको भी प्लंडर करना शुरू किया। इसके बाद इन लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करना शुरू किया, जेल, ट्रेजरी, टेलीग्राफ ऑफिस, रिकॉर्ड रूम, बंगलॉज, इन तमाम को अटैक करने के बाद में जो भी रिकॉर्ड्स थे वहाँ पर, उन तमाम को जला दिया। एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी कनेक्टेड विथ द वाइट मैन बिकेम ए टारगेट। हर वो चीज़, हर वो जगह जो ब्रिटिशर्स से कनेक्टेड थी, जो यूरोपियंस से कनेक्टेड थी, उन तमाम को अटैक किया गया और उसको टारगेट किया गया। उसके अलावा proclamations in Hindi, Urdu and Persian were put up in the cities, calling upon the population, both Hindus and Muslims, to unite, rise and exterminate the Ferengis. Proclamations, ऐलानात लगा दिए गए, अलग अलग जगहों पर ये ऐलान लगा दिया गया, हिंदी लैंग्वेज में भी, उर्दू लैंग्वेज में भी और फारसी लैंग्वेज में भी। क्योंकि इस टाइम पे जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, उर्दू और फारसी थी, और हिंदी भी बोली जाती थी, तो इसलिए इन तीनों भाषाओं में ऐलानात लगा दिए गए अलग अलग शहरों में, और आम जनता से, अवाम से ये गुजारिश किया गया, वो हिंदूज़ हों या मुस्लिम्स हों, यूनाइट होने का। सबसे कहा गया कि यूनाइट हो जाओ और उठो, बाहर निकलो। और जो फिरंगी हैं, जो अंग्रेज़ हैं, फिरंगी ये अंग्रेज़ों के लिए, या जो भी फॉरेनर्स होते थे, उनको एक डेरोगेटरी सेंस में यूज़ किया जाता था फिरंगी वर्ड। तो फिरंगियों को एक्सटर्मिनेट करना है, बाहर निकालना है, अपने देश से निकाल फेंकेंगे। तो इस तरह की भावनाएं जो है वो आगे बढ़नी शुरू हुई, और जब आम लोगों ने इस रिवोल्ट को ज्वाइन करना शुरू किया, तो जो अटैक का टारगेट था वो वाइड होना शुरू हुआ, और ज़्यादा चीज़ों पर अटैक होने शुरू हो गए। कई सारे सिटीज़ में, जैसे लखनऊ है, कानपुर है, बरेली है, यहाँ पर मनी लेंडर्स और जो रिच हैं, मालदार लोग थे, इन लोगों को भी रेबल्स ने या क्रांतिकारियों ने अटैक करना शुरू किया एज एन ऑब्जेक्ट। तो लखनऊ, कानपुर, बरेली में यहाँ की आवाम ने मनी लेंडर्स पर, जो भी महाजन थे या अमीर लोग थे, रिच लोग थे, इन पर अटैक करना शुरू कर दिया। पीजेंट्स नॉट ओनली सॉ देम एज ऑपरेशर्स बट ऑल्सो एज एलाइज ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो किसान थे, ये मनी लेंडर्स और अमीर लोगों को सिर्फ ऑपरेसर के तौर पर, यानी कि जो दबाव डालते थे उन पर, उनको मजबूर करते थे, फोर्स करते थे, इसी तरीके से नहीं देखते थे, बल्कि उनको ब्रिटिशर्स का एलाइज भी, ब्रिटिशर्स का दोस्त भी मानते थे। जो किसानों ने विद्रोह करना शुरू किया 1857 रिवोल्ट में, इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था कि इन्होंने इन महाजनों को, मनी लेंडर्स को, ज़मींदारों को मारना पीटना शुरू किया, उनकी ज़मीनों को लूटना शुरू किया, क्योंकि काफ़ी दिनों से इन लोगों ने उन्हें टॉर्चर कर रखा था, और ये माना जाता था कि ये तमाम के तमाम जो मनी लेंडर्स हैं, ज़मींदार्स हैं, ये सब ब्रिटिशर्स के एजेंट्स हैं। इन मोस्ट प्लेसेस देयर हाउसेज वेयर लूटेड एंड डिस्ट्रॉयड। बहुत सारी जगहों में इनके घरों को लूट लिया गया, इनके घरों को तोड़फोड़ किया गया, और इस तरह से जो म्यूटनी थी, ये सिपाहियों से, सिपाही जो रैंक के लोग थे, वो अब रेबेलियन में चेंज हो गए थे, सारे सिपाही अब बगावत करने लगे थे। देयर वाज ए जनरल डिफेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ अथॉरिटी एंड हायरार्की।
कोई भी किसी के ऑर्डर मानने से, जो भी पूरे सिपाही होते थे वो अपने लीडर्स का ऑर्डर मानने से इनकार करने लगे। इस तरह से ये जो रिवोल्ट था ये आगे बढ़ता गया। मई और जून के महीने में ब्रिटिशर्स के पास में कोई जवाब नहीं था इन रेबल्स को देने के लिए, यानी कि जो विद्रोह हो रहे थे, जो काफ़ी बड़े पैमाने पर क्रांतियां शुरू हो गई थी, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स के पास में कोई भी सुझाव नहीं था। इंडिविजुअल ब्रिटिश जो थे, इन लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में थे। सबको यही लग रहा था कि अपनी और अपनी फैमिली की जान बचा ली जाए, ब्रिटिश एम्पायर को बचाने की फिक्र किसी को नहीं थी। जून और जुलाई में, मई और जून में इतना ज़्यादा हार्श लेवल का, इतना ज़्यादा बड़े पैमाने पर रिवोल्ट होने शुरू हुए कि ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी कि कैसे अपनी जान बचाएं, अपनी फैमिली की जान बचाएं। इस तरह से ब्रिटिश रूल जो है, एक ब्रिटिश ऑफिसर ने एक कोट किया है, एक बात कही है, कोलैप्स लाइक ए हाउस मेड ऑफ कार्ड्स। एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस इवेंट को दिखाया है कि जैसे ताश के पत्तों से घर बनाए जाते हैं और ज़रा सा टच करने से सारे ताश के पत्ते ज़मीन पर गिर जाते हैं बिखर के, ऐसे ही ब्रिटिश एम्पायर कार्ड्स की तरह, ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये एक सीन है जहां पर आम लोग लखनऊ में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। तो ये एक पिक्चर है जिसमें जो किसान हैं या जो सिपाहीज थे जो म्यूटनी कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ब्रिटिशर्स और उन सिपाहियों के खिलाफ, ये लड़ाई का एक सीन है। और ये कुछ एक्सट्रैक्ट हैं। ऑर्डिनरी लाइफ इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, व्हाट हैपेंड इन द सिटीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रिवोल्ट, हाउ डिड पीपल लिव थ्रू दोज मंथ्स ऑफ टर्मोइल, हाउ वाज नॉर्मल लाइफ अफेक्टेड। ये एक रिपोर्ट है दिल्ली अखबार का जो कि 14 जून 1857 को पब्लिश हुआ था। उस रिपोर्ट का एक एक्सट्रैक्ट है आपकी बुक में। और इसके बाद में ये एक तहसीलदार और असिस्टेंट के कन्वर्सेशन है। ये जो बॉक्सेस हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, बट वी विल सी फर्स्ट अबाउट दीज लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो अब दूसरी चीज हुई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत करने का, अपनी बात जो मिलिट्री के कमांडर्स होते थे या जो पुलिस ऑफिसर्स होते थे वो कैसे अपने आला अधिकारियों तक कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे। तो दिस इज नोन एज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। द रीजन फॉर द सिमिलरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस ले पार्टली इन इट्स प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। जहां पर भी रिवोल्ट होना शुरू हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, इन तमाम जगहों पर सिमिलरिटी देखने को मिल रही थी। सिमिलरिटी किस तरह से कि सिपाही पहले रिवोल्ट कर रहे थे और उनके साथ आवाम भी ज्वाइन कर रही थी, ठीक है, आम लोग भी उसमें ज्वाइन कर रहे थे, और सभी लोगों ने यूरोपियंस के या इंग्लिश के जो उनसे जुड़ी हुई चीज़ें थी, उनकी बिल्डिंगें थी, उस पर अटैक करना शुरू किया। There was communication between the सिपाही lines of various cantonments. अलग अलग कैंटोनमेंट्स में सिपाहियों के बीच में आपस में बातचीत थी, and this was the line of communication. और इसी वजह से जो रिवोल्ट का पैटर्न है वो हर जगह पर सेम था। After the 7th Awadh irregular cavalry had refused to accept the new carriage in early May, they rode to the 48th native infantry. They had acted for the faith and awaited the 48th order. जो अवध की रेगुलर कैवेलरी थी, 7th कैवेलरी, इसने लिखा 48 नेटिव इन्फेंट्री को लेटर लिखा, और क्या लिखा कि दे एक्टेड फॉर द फेथ, इन लोगों ने अपने धर्म को बचाने के लिए काम किया और 48th ग्रुप के ऑर्डर का इंतजार है उन्हें, ऐसा इन्होंने लिखा। यानी कि जो भी कैरिज थे, ऐसे कारतूस जिनमें ये दावा किया गया था, ये रूमर फैलाया गया था कि उसकी जो चर्बी है वो पिग एंड काऊ की है, तो इसको इन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। सिपाहीज और देयर एमिशरीज मूव फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर, सिपाही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने शुरू हुए, और इस तरह से जो प्लानिंग है और टॉकिंग है ये विद्रोहियों के बीच में होना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं पूरा जो विद्रोह था ये सिपाही लेड था, इसमें सिपाही ही लीडिंग कर रहे थे। और कैप्टन हेरेसी जो अवध के मिलिट्री के पुलिस के ये हेड थे, कैप्टन हेरेसी, इन्होंने जो अपने इंडियन सबऑर्डिनेट्स थे उनको बगावत में प्रोटेक्शन देना शुरू किया। द 41st नेटिव इन्फेंट्री व्हिच वाज स्टेशन्ड इन द सेम प्लेस insisted that since they had killed all their white officers, the military police should also kill Heresy and deliver him as prisoners to the 41st. 41st नेटिव इन्फेंट्री जो थी, इन लोगों ने क्या कहा कि जितने लोग ब्रिटिशर्स थे हमने सबको मार दिया है, तमाम वाइट लोगों को हमने मार डाला है, तो जो मिलिट्री पुलिस है इसे चाहिए कि हेरेसी को भी मार डालें जो उस वक्त वहाँ का हेड था, और या तो उसको 41st
नेटिव इन्फेंट्री के कैद में दे दिया जाए। द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू either and it was decided that the matter would be settled by the panchayat composed of native officers drawn from each regiment। मिलिट्री पुलिस जो थी उसने इन दोनों पर अमल करना से मना कर दिया, ना तो हेरेसी को मारेंगे और ना ही उसे 41st के हवाले करेंगे। तो फिर मिलिट्री पुलिस ने क्या कहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस मैटर को पंचायत के जरिए से सेटल किया जाएगा और पंचायत में नेटिव ऑफिसर्स होंगे हर रेजिमेंट के। ठीक है, तो चार्ल्स बॉल है जिसने जो अर्लीस्ट हिस्ट्रीज को लिखा है, उसने अपराइजिंग के बारे में, रिवोल्ट्स के बारे में। तो इन्होंने नोट किया कि पंचायत जो थे वेयर नाइटली अकर्स इन द कानपुर सिपाही लाइन्स, व्हाट दिस सजेस्ट दैट सम ऑफ द डिसीजंस वर टेकन कलेक्टिवली। ये जो पंचायत है ये रात के टाइम पे हो रहा था, एक ऐसे वक्त में जब तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर किसी पर डिसीजन ले रहे थे। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिसीजंस होते थे, कोई भी फैसला लिया जाता था, ये कोई अकेले नहीं बल्कि कलेक्टिवली एक साथ मिलजुल के फैसला लेते थे। गिवन द फैक्ट दैट द सिपाहीज लिव्ड इन द लाइन्स एंड शेयर्ड ए कॉमन lifestyle, that many of them came from the same caste, it is not difficult to imagine them sitting together to decide their own future। जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन की बात है कि हर जगह पर सेम टाइप के रिवोल्ट्स कैसे हो रहे थे, तो इसके पीछे का जो रीज़न है कि जो कॉमन लाइफ स्टाइल से लोगों को ये सेम थी, सेम कास्ट के लोग थे और ये मुश्किल है इमेजिन करना कि ये सब बैठ के डिस्कशन करते रहे होंगे अपने फ्यूचर के बारे में। सिपाही वेर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबिलियन, जो सिपाही थे ये अपने रेबिलियन के खुद ही मेकर थे। अब एक नया टॉपिक है लीडर्स एंड फॉलोअर्स। किस एरिया में कौन से लीडर्स थे और कौन लोग उनको फॉलो कर रहे थे। द फाइट टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिक्वायर्ड। अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक तो लीडरशिप यानी नेतृत्व की जरूरत थी और दूसरी चीज थी ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लड़ेंगे तभी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कामयाबी मिल सकती है। फॉर दीज द रेबल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैड बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। तो जो रेबल्स थे, जो बगावत करने वाले लोग थे, इन लोगों ने सबसे पहले लीडर्स को ढूंढना शुरू किया जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट से पहले भी लीडर थे। तो फर्स्ट जो इसमें से मेरठ में जो सिपाही विद्रोह हुआ, जैसा कि हमने देखा कि लोग दिल्ली की तरफ दौड़े और जो ओल्ड मुगल एम्परर था उसको फोर्स किया कि वो लीडरशिप को एक्सेप्ट करे। ठीक है, दिस एक्सेप्टेंस ऑफ लीडरशिप टुक इट्स टाइम इन कमिंग। और जो लीडरशिप का एक्सेप्टेंस था वो फौरन ही एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन जब लोगों ने फोर्स किया तो बहादुर शाह जफर ने उसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इनका पहला जो रिएक्शन था, बहादुर शाह जफर ने लीडरशिप लेने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया था। इट वॉज ओनली व्हेन सम सिपाहीज हैड मूव्ड इनटू द मुगल कोर्ट विद इन द रेड फोर्ट इन डिफेंस ऑफ नॉर्मल कोर्ट एटिक्वेट्स दैट द ओल्ड एम्परर रियलाइजिंग ही हैड वेरी फ्यू ऑप्शंस एग्री टू बी नॉमिनल लीडर ऑफ द रेबिलियन। पहले बहादुर शाह जफर ने इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब मुझे सब लोगों ने घेर लिया है और मेरे पास कोई चारा नहीं है, तब जाके इन्होंने इस रिवोल्ट का लीडरशिप लेने का फैसला किया। कानपुर में भी रिवोल्ट हुआ और कानपुर में जो सिपाहियों ने विद्रोह किया इसकी लीडरशिप नाना साहब ने लिया। नाना साहब पेशवा बाजीराव सेकंड के सक्सेसर थे और इनको भी लोगों ने घेर के कहा कि आप जो है कानपुर में सिपाहीज को लीड करेंगे। इस तरह से झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनको भी फोर्स किया गया पॉपुलर प्रेशर के जरिए से कि आप जो है अपराइजिंग की लीडरशिप लें। इस तरीके से अगर बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट है आरा, तो आरा में कुंवर सिंह थे, एक लोकल ज़मींदार थे, इनके साथ भी यही हुआ कि तमाम लोगों ने उनकी लीडरशिप में कहा कि आप इस रिवोल्ट को लीड करेंगे। अवध में नवाब वाजिद अली शाह को डिस्प्लेस कर दिया गया था और जो स्टेट का एनेक्सेशन था वो बिल्कुल नया नया था। तो लखनऊ के लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिश रूल को फॉलो करने के लिए ब्रिजेश कद्र को आगे बढ़ाया, जो कि नवाब के यंग सन थे और इनको लीडर बनाया गया। और ब्रिजेश कद्र की तरफ से बेगम ऑफ अवध जो है वो लड़ रही थी। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों में, अलग अलग क्षेत्रों में डिफरेंट टाइप्स के रिवोल्ट्स और उनके लीडर्स देखने को मिलते हैं। ये पिक्चर है रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने झांसी में रिवोल्ट की नेतृत्व किया था, और ये पिक्चर है कुंवर सिंह की। कुंवर सिंह ने आरा डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी ये नाना साहब हैं, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये नाना साहब हैं जिन्होंने कानपुर में रिवोल्ट को लीड किया था। अब एक चीज़ है कि हर जगह जो लीडरशिप थी वो नवाबों या राजाओं के हाथ में नहीं थी, राजा या रानी या नवाब या तालुकदार के हाथों में नहीं थी, बल्कि कभी कभी आम लोग भी, ऑर्डिनरी लोग भी इस रेबेलियन को आगे बढ़ा रहे थे। और कुछ वुमेन भी इसमें थी
और साथ ही साथ कुछ जगहों पर रिलीजियस मैन, मजहबी लोग भी थे। मेरठ में ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि एक फ़कीर थे जिन्होंने, जो एक हाथी पर सवार होके रिवोल्ट को लीड कर रहे थे और ये सिपाहियों से मिल के बार बार मिल के उनको गाइडलाइन दिया करते थे। इसी तरह से लखनऊ में देखा जाए, जब अवध को अनेक्स कर लिया गया था तो कई सारे रिलीजियस लीडर्स थे और ख़ुद से जो सामने आए थे सेल्फ स्टाइल प्रॉफिट्स, यानी कि अपने तरीके से वो सूफी सेंट्स थे जिन्होंने ब्रिटिश रूल के डिस्ट्रक्शन को प्रीच किया। और भी कई सारी जगहों पर लोकल लीडर्स इमर्ज होकर सामने आए जिन्होंने पीजेंट्स को अर्ज किया, ज़मींदार के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट्स करने की बात कही, ट्राइबल्स को भी रिवोल्ट की तरफ शामिल किया। शाह अमल थे जिन्होंने बरौत, उत्तर प्रदेश में एक जगह है बरौत, उस परगना में विलेजर्स को मोबिलाइज किया। इसी तरह से गुनो थे एक ट्राइबल कल्टिवेटर जिन्होंने सिंहभूम एरिया में, जो छोटा नागपुर इलाके में है, इन्होंने कोल ट्राइबल्स को का लीडरशिप किया रिवोल्ट में। अब दो रेबल्स हैं, एक शाह अमल, दो और एक और यहाँ पर पर्सनालिटी मोहम्मद, मौलवी मोहम्मद अहमदुल्ला शाह, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो शाह अमल जो हैं ये भी रिवोल्ट के लीडर थे। शाह अमल लिव्ड इन ए विलेज इन परगना बरौत इन उत्तर प्रदेश। अभी जिनके बारे में हम लोग पढ़े कि बरौत परगना से थे, और ये जाट कल्टिवेटर्स, जो जाट किसान होते हैं, उनकी कम्युनिटी से थे। और ये जो है इनके पास जो किंगशिप थी वो 84 देश यानी कि 84 विलेजेस, 84 गाँव में इनकी जो है ज़मींदारी थी। और यहाँ पर ये इरिगेटेड लैंड था और ये बहुत ही फर्टिलिटी थी। और यहाँ पर जो विलेजर्स थे ये काफ़ी प्रॉस्परस थे और ब्रिटिश के लैंड रेवेन्यू सिस्टम को ये लोग एज एन ऑपरेसिव देखते थे। रेवेन्यू डिमांड्स जो है बहुत ज़्यादा थी और कलेक्शन जो था, रेवेन्यू कलेक्शन, वो इनफ्लेक्सिबल था, यानी कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते थे ब्रिटिशर्स। और इस तरह से जो कल्टिवेटर्स थे ये अपने आउटसाइडर्स के ज़रिए से अपनी ज़मीनों को लूज़ कर रहे थे। जो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स थे ये इनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। तो शाह अमन जो कि कल्टिवेटर्स को और हेडमैन्स को, जो 84 देश थे, 84 गांव थे, उन तमाम को मोबिलाइज़ करना शुरू किया और रातों रात एक गांव से दूसरे गांव में जाकर लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्रांति करने पर, बगावत करने पर आमादा किया। तो इस तरह देखा जाए कि बहुत सारी जगहों पर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ जो है रिवोल्ट जो था वो रेबिलियन होना शुरू हुआ और इनजस्टिस के ख़िलाफ़ लोग शुरू हुए। और आखिर में बैटल होती है ब्रिटिशर्स और इनके बीच में, और शाह अमल को इस बैटल में जुलाई 1857 में मार देते हैं ब्रिटिशर्स। तो ये एक शाह अमल काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है जिन्होंने 84 गाँव के अलग अलग विलेज हेडमैन को और आम लोगों को परसुएड किया कि ये सब इकट्ठा होकर ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें। और जो मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं, ये बहुत सारे मौलवी उस टाइम पे उलमाए कराम जो हैं वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिस्सा ले रहे थे, और उसी में से मौलवी अहमदुल्ला शाह हैं जिन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 में हिस्सा लिया। और हैदराबाद में इनकी पढ़ाई हुई और उसके बाद में एक यंग प्रीचर बन गए थे जो इधर उधर तकरीरें करके अपना काम करते थे। 1856 में ये एक गांव से दूसरे गांव में जा के जिहाद के बारे में लोगों को परसुएट कर रहे थे कि रिलीजियस वॉर, जिहाद, यानी कि हम लोग ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए लड़ेंगे और उनसे वॉर करेंगे। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ लोगों को अर्ज कर रहे थे कि वो बगावत करें। और वो एक पालकी में, प्लेंक्विन में चलते थे और इनके फॉलोअर्स इनके आसपास रहते थे। ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह द मौलवी विथ द ड्रम डंका। इनके साथ में लोग फॉलोअर्स जो चलते रहते थे, डंका यानी कि ड्रम बजाते रहते थे, इसलिए इनको डंका शाह के नाम से भी जानते थे। और इनको लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। ये लखनऊ में भी प्रीच किए 1857 में, जहाँ पर इनको पुलिस ने रोक लिया और 1857 में इनको फैज़ाबाद जेल में भेज दिया गया। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो हैं इनको फैज़ाबाद जेल में जाके बंद कर दिया गया। और बाद में 22nd नेटिव इन्फेंट्री के लोगों ने इनको अपना लीडर माना। और बैटल ऑफ चिन्हट एक जगह है जो कि लखनऊ में है, अवध रीजन में है। तो यहाँ पर ब्रिटिश के जो हेनरी लॉरेंस उनके साथ लड़ाई हुई और इस तरह से इनको ब्रिटिशर्स ने हरा दिया। तो ये भी एक काफ़ी अहम लीडर है मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो एक तरह से रिलीजियस गुरु हैं और ये प्रीच कर रहे हैं और लोगों से जिहाद की बात कर रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को रिमूव करना है, ब्रिटिशर्स को रिप्लेस करना है और उसके लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अब इस बीच काफ़ी सारे र्यूमर्स भी फैल रहे थे। जो पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसमें काफ़ी सारे र्यूमर्स और अफवाहें देखने को मिलती हैं और जो एक जगह से दूसरी जगह पर
चल रही थी। एक बड़ा जो रिमर था बुलेट को लेके कि जो कारतूस है, बंदूक की गोलियां हैं, इसमें काउज एंड पिग्स के जो फैट है वो डाला गया है, और जब इसको आप मुंह से कट करेंगे तो इससे जो कास्ट और रिलीजन है उसको हर्ट होगा। तो एक ये बड़ा र्यूमर था बुलेट्स को लेके। ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश किया कि वो लोगों को बताएं कि ये र्यूमर है, ये झूठी बात है, लेकिन लोगों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। कैप्टन राइट जो कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि 3rd वीक ऑफ जनवरी 1857 में कि लो कास्ट का कोई एक खलासी था जो मैगजीन डमडम जगह में काम करता था, और एक ब्राह्मण सिपाही से उसने कहा कि अपने लोटा से मुझे पानी पीने दो। जब सिपाही ने मना कर दिया उस लोअर कास्ट को और कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ और अगर तुम मेरे लोटा को छूओगे तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तो जो खलासी था इसने क्या कहा, यू विल सून लूज योर कास्ट, तुम बहुत जल्द अपनी जात को गंवा दोगे, एज लॉन्ग यू विल हैव टू बाइट कैरिज कवर्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो यहाँ पर यह अफवाह इस तरह से फैल रही थी कि जब एक खलासी है जो एक दलित कम्युनिटी का था, ये जब एक ब्राह्मण सिपाही से कहता है कि आप मुझे अपने लोटे से पानी पीने दो, तो वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें पानी पीने दूंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा कि तुम्हारा धर्म तो वैसे भी भ्रष्ट हो जाएगा क्योंकि तुम पिग और काऊ के फैट से लगे हुए कैरेज को तुम अपने मुंह से खींचोगे। तो इस तरह से अफवाहें फैल रही थी, और जब ये अफवाहें फैलनी शुरू हो गई तो ब्रिटिश ऑफिसर की तरफ से कई सारे एश्योरेंस दिए जाने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं ये डर फैलाने के लिए हो रहा है। लेकिन लोगों के बीच में ये चीज़ फैल चुकी थी और ये नॉर्थ इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैलनी शुरू हुई 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले। और ये भी कई सारे जगह पर अफवाह था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कंस्पिरेसी, बहुत ही बड़ी कंस्पिरेसी शुरू किया है, स्टार्ट किया है कि वो तमाम कास्ट और रिलीजन को, चाहे हिंदूज़ के हों या मुस्लिम्स के हों, उनको ये डिस्ट्रॉय करेंगे, तबाह करेंगे। तो इस तरह के भी रूमर्स उड़ाने शुरू हो गए थे। और ब्रिटिशर्स, ये भी कहा गया कि ब्रिटिशर्स ने जो आटा होता है, आटे में इन लोगों ने, जो फ्लोर है, आटा है, आटे में गाय और सूअर की हड्डियों को पीस करके उनका चूरा बनाकर उसके बोन डस्ट को डाला गया है। तो बहुत सारे कैंटोनमेंट्स में सिपाहियों ने और कॉमन लोगों ने आटा छूने से मना कर दिया, और ये डर और सस्पिशन का जो माहौल था, ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस जो है क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किए जाएं। ऐसा लोगों के बीच में डर फैलाया जाने लगा, ऐसे शुबहात पैदा किए जाने लगे कि ब्रिटिशर्स का मकसद यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। तो इस तरह से पैनिक जो है बहुत तेज़ी से फैल रहा था, और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे वो भी इसमें कहीं ना कहीं फियर को आगे बढ़ाने में इनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था। रिस्पॉन्स टू द कॉल फॉर एक्शन वाज रीइंफोर्स्ड बाय द प्रोफेसी दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एंड कंटेम्प्रेरी बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1857। लोग ऐसा अंदाजा लगाने लगे कि जैसे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था, और वैसे ही 1857 में जो है ब्रिटिश रूल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह की बातें होने लगी थी। अब एक सवाल पैदा होता है कि ये जो रूमर्स थे काफ़ी सारे, इसमें लोग बिलीव क्यों कर रहे थे। तो रूमर्स जो हैं ये काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहे थे, और ये लोगों के अंदर डर और खौफ का और शुकूक शुबहात लोगों में पैदा कर रहे थे। 1857 में जो रिवोल्ट शुरू हुआ, इसमें जो है कई सारा सेंस था, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी जो लेट 1820 से ये लोग परसुएट कर रहे थे। और अगर देखा जाए तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, इन्होंने कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ अपनानी शुरू की जिसमें इन्होंने इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात किया, और इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट करने की बात की, और इससे जो इंडिया का कल्चर है, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा था। विद द कॉपरेशन ऑफ सेक्शंस, अब ये बड़ा सवाल पैदा होता है कि व्हाई डिड पीपल बिलीव इन द रूमर्स। ये जो अफवाहें उड़ रही थी, इन अफवाहों पर लोगों का बिलीव क्यों था, यकीन क्यों करते थे लोग। तो इसके लिए कई सारे सर्कमस्टांसेस थे, कई सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये रूमर्स जो हैं ये सर्कुलेट होने शुरू हुए, और लोगों के बीच में फियर और सस्पिशन, यानी खौफ, दहशत और एक तरीके से शक व शुबहात पैदा करने शुरू कर दिए लोगों के बीच में। 1857 में जो रूमर्स, जो अफवाहें उड़ रही थी, उसमें जो है इस वजह से ये सेंस बन रहे थे क्योंकि जो पॉलिटिकल, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, ब्रिटिशर्स जिस तरह से पॉलिसीज़ को परस्यू कर रहे थे 1820s में, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इन रूमर्स को जन्म देने के पीछे रीजन बन रही थी। फ्रॉम दैट टाइम, अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, द ब्रिटिश एडॉप्टेड पॉलिसीज एम्ड एट रिफॉर्मिंग इंडियन सोसाइटी। आपको पता है कि गवर्नर जनरल जब लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे,
तो इनके नेतृत्व में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई सारी ऐसी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना शुरू किया जिसको उन्होंने नाम दिया रिफॉर्मेशन का। तो ये रिफॉर्मेशन के नाम पर इंडियन सोसाइटी की बिल्कुल बेसिक चीज़ों पर अटैक करना शुरू किया और इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़ और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को। जो कुछ वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न के एजुकेशन सिस्टम है या वेस्टर्न आइडियाज़ हैं, उनको प्रमोट करने की कोशिश किया। इस वजह से भी लोगों के बीच में सस्पिशन था, फियर था कि कहीं ना कहीं ये इंडिया के कल्चर को, इंडिया की आइडेंटिटी को, यहाँ के लोगों के जो प्रैक्टिसेस हैं, जो बिलीव्स हैं, उसके खिलाफ ये अटैक हो रहा है। और लोगों का ये मानना था कि ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। इंडियन सोसाइटी के जो सेक्शंस हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन करके इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खोले गए, कॉलेजेस ओपन किए गए और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी खोली गई, ओपन की गई, जहां पर वेस्टर्न साइंसेस और लिबरल आर्ट्स पढ़ाए जाने शुरू हुए। तो वेस्टर्न कल्चर का बढ़ावा, वेस्टर्न एजुकेशन का बढ़ावा, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को खोलना, ये तमाम चीज़ें इन अफवाहों के फैलने का कारण बनी। इसके अलावा ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने कई सारे ऐसे लॉज इस्टेब्लिश किए और ये जो लॉज होते थे, ये जो कस्टम्स हैं, जो रीति रिवाज होते थे इंडियन सोसाइटी के, जैसे सती सिस्टम है, इसको एबॉलिश कर दिया गया और हिंदू विडोज की रीमैरिज को परमिट किया गया। ये दो ऐसे इवेंट्स थे जिसकी वजह से तमाम इंडियन जो लोग थे, जो इंडियन कल्चर को फॉलो करने वाले लोग थे, हिंदू कम्युनिटी के लोग थे, इनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो सारे स्टेप्स हैं ये हिंदू रिलीजन के खिलाफ हैं। इस वजह से भी ये र्यूमर्स काफ़ी तेज़ी से फैलने शुरू हुए। इसके अलावा कई सारी जगहों पर मिस गवर्नमेंट की भी सिचुएशन थी और जब कहीं पर किसी भी टेरिटरी को ब्रिटिशर्स को कब्जा करना होता था तो वो सीधा ये कहते थे कि यहाँ पर मिस गवर्नमेंट है, या जो एडॉप्शन के राइट होता था उसको ब्रिटिशर्स नहीं मानते थे। और इस तरह से इन्होंने सिर्फ अवध को ही एनेक्स नहीं किया, बल्कि इस तरह के अवध जैसे कई सारी टेरिटरीज थे जिनको ब्रिटिशर्स कब्जा कर रहे थे। तो उनमें एक झांसी और सतारा भी हैं। तो ये स्टार्टिंग की प्रिंसिपैलिटीज़ हैं जहाँ पर पहले से यहाँ पर राजा रजवाड़े हुआ करते थे, उन तमाम को मिस गवर्नमेंट के नाम पर या एडॉप्शन को रिकॉग्नाइज ना करके इन्होंने उसको हथियाने की कोशिश किया। इन तमाम टेरिटरीज को जब ये लोग एनेक्स कर लेते थे तो वहाँ पर अपने तरीके का नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस करते थे, अपने लॉज वो इस्टेब्लिश करना शुरू करते थे और अपने मेथड से लैंड सेटलमेंट और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन ये किया करते थे। तो ज़मीन को ये लोग असेसमेंट करने के बाद में अपना, जैसे हमने ट्राइबल्स एरिया में लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे ये रेवेन्यू सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ऐसे ही जिन जिन इलाकों पर ये कब्जा करते थे उस पर अपना लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंप्लीमेंट करना शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन और डाउट होना शुरू हुआ और रिवोल्ट का रीज़न बना। तो ये तमाम के तमाम इम्पैक्ट थे जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करने पर आमादा हुए। ऐसा महसूस होता है कि जो लोग थे ये सोशियो रिलीजियस जो कस्टम्स, रीति रिवाज हैं, जो राजा हैं, इनकी जो लैंड होल्डिंग पैटर्न्स थी और जो रेवेन्यू परमानेंट थी, रेवेन्यू पेमेंट थी, इन तमाम को डिस्ट्रॉय करके ब्रिटिशर्स एक नया तरीके का सिस्टम लाना चाहते थे जो कि इम्पर्सनल था, एलियन था, ऑप्रेसिव था। इम्पर्सनल यानी कि वो इंडिया के में जो अभी तक जो सिस्टम्स चल रहे थे, जो तरीका चल रहा था उससे बिल्कुल हट के बिल्कुल अलग था और ये एलियन था, अनोखा था, यानी कि इंडियंस ने ऐसा रेवेन्यू सिस्टम पहले नहीं देखा था और फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स के जरिए से देख रहे थे। और ये जो रेवेन्यू सिस्टम थे ये ऑप्रेसिव भी थे। जो नए नए सिस्टम्स ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे वो तमाम के तमाम ऑप्रेसिव सिस्टम थे। दिस परसेप्शन वॉज एग्रीवेटेड बाई द एक्टिविटीज ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। ये जो परसेप्शन है ये और ज़्यादा बढ़ गया लोगों के बीच में कि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इंडियन सोसाइटी को, इंडियन कल्चर को ख़त्म करना चाहते हैं और इसकी जगह पे क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। ये बात इस बात से जाहिर थी, ये चीज़ इस बात से जाहिर थी क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं, क्रिश्चियन धर्म को, ईसाई धर्म को फैलाने वाली जो मिशनरीज थी वो बहुत तेज़ी से काम कर रही थी और ये पूरे इंडिया में अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को टारगेट करके उनको एडॉप्शन का, उनको कन्वर्जन का काम कर रही थी। इन सच ए सिचुएशन अनसर्टेनिटी रूमर्स स्प्रेड एंड विथ रिमार्केबल स्विफ्टनेस। और इस तरह की अनसर्टेनिटी थी, किसी को पता नहीं कि ब्रिटिशर्स चाहते क्या हैं और ब्रिटिशर्स के हर एक एक्टिविटी पर लोग डाउट करने शुरू कर दिए कि ब्रिटिशर्स का मकसद इंडिया को रूल करना है, इंडिया के कल्चर को मिटाना है और साथ ही साथ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना है। इन तमाम जो ये सारे रीजंस थे ये सब के सब रीजन बने र्यूमर्स के फैलने का। और जब र्यूमर्स फैलना शुरू हुए तो पहले सिपाहियों ने विद्रोह किया, उसके बाद में आम जनता ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से आज का ये हमारा लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि किस तरीके से, क्या पैटर्न है रिवोल्ट ऑफ 1857 का, कैसे मेरठ से निकल के ये दिल्ली तक पहुंचता है और फिर आसपास के इलाकों में
कानपुर है, लखनऊ है, फैज़ाबाद है, इन इलाकों में भी ये ये रिवोल्ट जो है 1857 का वो फैलता है, और उसके पीछे का जो कारण है वो है र्यूमर्स का फैलना। तो अफवाह जो है ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, और इस तरह से ये रिवोल्ट ऑफ 1857 का रीज़न बनते जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच।